नमस्कार दोस्तों। देखिए हमारी DFA-IS प्लेटफॉर्म पर 3 क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए 3 क्लास चल रही हैं हमारी। एक हिंदी व्याकरण की क्लास चल रही है, हिंदी व्याकरण। दूसरी हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही है और तीसरी हमने जो नई क्लास स्टार्ट की है कल से, वो पॉलिटी की है। कि देखिए तीनों ही आपके जो सेक्शन हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको तीनों में से किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तीनों ही सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। और भी सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहना है, ठीक है, जिससे कि और भी सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो सकें और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ये सब्सक्राइब वगैरह कर देना है, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री में कहाँ तक पहुँचे थे हमने राजनीतिक व्यवस्था धर्म तक पढ़ लिया था और आज हम ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे और आगे का इसका जो भाग है उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत MCQ वाला भाग बचेगा जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, तो उन्हें हम किसी और दिन कर लेंगे, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, रस, और एक टॉपिक 2 है उसका हमने भाव पल्लवन भी किया है, छोटा टॉपिक था, रस कर लिया है और संधि कर लिया है, ठीक है। 3 टॉपिक हो चुके हैं उसमें हमारे। और हिस्ट्री में हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसे भी हम 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया है अर्थव्यवस्था में क्या ध्यान रखना है, 4 बातें, वही जो पहले बताई हैं मैंने, वही अर्थव्यवस्था में बातें ध्यान रखनी है। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था हमने, तब वो 4 बातें बताई थी, वही बात यहाँ भी रखना है यार। और आने वाले समय में जब भी हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो आपको इन बातों को स्किप नहीं करना है, इन्हें याद रखना है, क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी होती है और टॉपिक आपको ज़्यादा फैलता नहीं है और शॉर्ट में आप समझ सकते हैं इसका, ठीक है। तो पहली बात जो मैंने बताई थी वो थी कृषि कैसी है, कृषि और पशुपालन, इसका ध्यान रखना है। कोई भी अर्थव्यवस्था हो किसी भी काल की, उस समय हमें 2 बातें याद रखना है, कृषि और पशुपालन। और एक बात याद रखना है, वाणिज्य और व्यापार। वाणिज्य और व्यापार कैसा था, कृषि और पशुपालन कैसे। तीसरी बात, आयात और निर्यात कैसा था, किन किन वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था, ठीक है। जो 2-3 बातें हैं इन्हें याद रखना है, इसी के इर्द गिर्द हम पूरी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये देखिए शुरुआत है कृषि एवं पशुपालन। ये देखिए मैंने जो बातें बताई हैं उन्हें याद रखना है, जिससे इन बातों का देखिए फ़ायदा ये होता है, कभी आपको पूछा जाए मेंस एग्जाम में कि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था बताइए, तो वहाँ आपको क्या है 7-8 मिनट में क्वेश्चन लिखना होता है। तो ये याद रखना है कि कितनी जल्दी आप लिख सकते हैं, तो आपको सोचने की स्पीड भी बढ़ानी है। तो वहाँ जैसे ही आप सोचेंगे तो 3 बातें याद रखना है कि अर्थव्यवस्था में क्या सोचना है मुझे। अर्थव्यवस्था में मुझे कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार और आयात निर्यात 3 बातों के सोचना है और इन्हीं के इर्द गिर्द मुझे आंसर लिखना है। तो आप इन्हीं को विस्तृत करके आंसर लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, कृषि एवं पशुपालन। गेहूँ की खेती की जाती थी, तो कृषि में आती है, देखिए कौन कौन सी फसलें होती थी, फसलों के बारे में जानकारी होगी। तो गेहूँ की खेती की जाती थी। इस काल के लोगों की मुख्य संपत्ति गोधन या गाय थी, तो ये पशुपालन में क्या पालते थे, गाय, ठीक है। और खेती में मुख्य रूप से गेहूँ की जाती थी, ठीक है। ऋग्वेद में हल के लिए लांगल अथवा सीर शब्द का प्रयोग मिलता है। ये देखिए फैक्ट हैं इनमें, तो ये फैक्ट अपने प्रीलिम्स एग्जाम या वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखना है। इनमें समझाने के लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ भी समझने की बात होगी हम समझाते चलेंगे, ठीक है। तो 2-3 बार जब आप इन फैक्टों को पढ़ेंगे तो ये याद हो जाते हैं, ठीक है। गेहूँ की खेती की जाती थी। इस काल के लोगों की मुख्य संपत्ति गोधन या गाय थी, तो ये गाय का पालन करते थे, ये जो इनकी मुख्य संपत्ति थी, ठीक है। ऋग्वेद में हल के लिए लांगल अथवा सीर शब्द का प्रयोग मिलता है। ये देखिए ये शब्द तो इतने इम्पोर्टेंट हैं, जैसे लांगल है किसके लिए उपयुक्त तो होता है, तो ये UPSC प्री में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वहाँ भी पूछे जाते हैं कई बार एक शब्द के ये उत्तर। जैसे एक तरफ इन्होंने दे दिया कि
लांगल और दूसरी तरफ कुछ अलग मिलान के लिए दे दिए। तो वहाँ आपको सही और गलत का चिन्ह लगाना है कि कौन सा सही है मिलान, कौन सा गलत है। तो जोड़ी बनाने वाले प्रश्न में अधिकांश पूछे जाते हैं, ठीक है, तो याद रखना। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था, तो ये सिंपल है। देखिए आप आज भी कहते हैं जो उर्वर भूमि होती है उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में संपूर्ण मंत्र कृषि कार्यों से संबंधित, तो जो ऋग्वेद का चौथा मंडल है जो वो कृषि कार्य से संबंधित है, जिसमें जो भी मंत्र हैं वो कृषि को समर्पित हैं, ठीक है। ऋग्वेद के गव्य एवं गव्यपति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त हैं, तो जो ऋग्वेद में जो गव्य और गव्यपति शब्द हैं वो चारागाह के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये फैक्ट हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे आप, याद होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी समझाने की बात होगी तो मैं समझाता चलूँ। सिंचाई का कार्य नहरों के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में नाहर शब्द के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग मिलता है, तो नहर को हम कुल्या कहते थे ऋग्वेद में। जो नहर है इसे कुल्या, तो ये फैक्ट में पूछा जा सकता है कुल्या शब्द किस शब्द के लिए आया है ऋग्वेद में, तो ये नहर के लिए, ठीक है। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार होता था। जब हमने समाज पढ़ाता था वहाँ विस्तृत चर्चा की थी, तो भूमि पर कोई निजी स्वामित्व नहीं था, संपूर्ण भूमि पर कबीले का अधिकार होता था। तो ये समाज की मुख्य विशेषता थी, ठीक है। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन था। तो ये देखिए ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन, तो अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे। घोड़ा आर्यों का अति उपयोगी पशु था, तो ये देखिए इनका उपयोगी पशु था घोड़ा। ये युद्ध में कार्यों में उपयोग होता था और आने जाने के लिए भी घोड़ा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, तो उपयोगी पशु था। तो दूसरा हम सेगमेंट लेंगे इसमें वाणिज्य और व्यापार। ये देखिए अर्थव्यवस्था में कृषि पशुपालन के बारे में पढ़ लिया हमने, अब वाणिज्य और व्यापार देखते हैं। वाणिज्य व्यापार पर पड़ियों का एकाधिकार था, तो ये वाणिज्य व्यापार केवल पड़ियों का एकाधिकार था और यही करते थे, ठीक है। व्यापार स्थल और जलमार्ग दोनों से होता था, तो ये व्यापार स्थल मार्ग से भी होता था और जलमार्ग से भी होता था, ठीक है। तो जलमार्ग में नदियों का प्रयोग होता था, समुद्रों का प्रयोग होता था, और स्थल मार्ग में जो सड़क मार्ग का प्रयोग अधिकांश होता था, ठीक है। तो उस समय वैसे वाहन नहीं थे, तो पैदल या घोड़ों के माध्यम से व्यापार होता था, ठीक है। सूदखोर को बैकनाट कहा जाता था। ये फैक्ट हैं सब, देखिए इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ ज़्यादा, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। सूदखोर को बैकनाट कहा जाता था। क्रय विक्रय के लिए विनिमय प्रणाली का आविर्भाव हो चुका था। गाय और निष्क विनिमय के साधन थे। तो देखिए सूदखोर को बैकनाट कहा जाता था। क्रय विक्रय के लिए विनिमय प्रणाली, तो ऐसा होता था कोई भी वस्तु दी जाती थी और दूसरी वस्तु ली जाती, तो इसे विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। और देखिए गाय और निष्क विनिमय के साधन थे, तो गाय और निष्क एक मुद्रा है, निष्क और शतमान है, आगे हम पढ़ेंगे, तो इनका प्रयोग विनिमय के रूप में होता था, ठीक है। ऋग्वेद में नगरों का उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में सोना, तांबा और कांसा धातुओं का प्रयोग होता था, तो नगर नहीं थे, अधिकांश ग्रामीण सभ्यता थी। क्योंकि देखिए प्रथम नगरीकरण जो हमने पढ़ा था वो हड़प्पा सभ्यता का है, और जब द्वितीय नगरीकरण पढ़ेंगे हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो यहाँ देखिए कि ग्रामीण सभ्यता है, यहाँ नगरों का उल्लेख नहीं मिलता है, ग्रामीण सभ्यता है। जबकि देखा था हमने हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश नगरों का उल्लेख था, और यही जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ेंगे हम, तो वहाँ द्वितीय नगरीकरण होगा, तो वहाँ पुनः नगरों का विकास होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है, जबकि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। और आगे जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ेंगे हम, तो वो भी नगरीय सभ्यता का विकास होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। ऋण लेने और बलि देने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे कुशीत कहा जाता था। तो ऋण लेते थे और बलि देने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे कुशीत कहा जाता था। ये नाम है, याद रखना। अब देखिए व्यापार और उद्योग है, क्या है व्यवसाय में। ऋग्वेद में बढ़ई, सत्कार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि कारीगरों के उल्लेख से इस काल के व्यवसाय का पता चलता है। तो ये क्या क्या व्यवसाय करते थे,
तो इनका वर्णन किया गया है। जैसे बढ़ई है तो ये लकड़ी का काम होगा, सत्कार है, बुनकर है, चर्मकार है, कुम्हार है, इनके अलग अलग व्यवसाय होते थे जिनसे संबंधित होते थे। ठीक है, तो ये उसी व्यवसाय में पारंगत होते थे। तांबे या कांसे के अर्थ में आपस का प्रयोग यह संकेत करता है कि धातु एक क्रम उद्योग था। तो धातु का उद्योग था, क्योंकि धातु का बड़े पैमाने पर उपयोग होता था, तो इनकी ये महत्वपूर्ण उद्योग था। ठीक है, ऋग्वेद में वैद्य के लिए भीषक शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ये भीषक शब्द वैद्य के लिए आया है। करगा को तसर कहा जाता था। बढ़ई के लिए तसर शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये बढ़ई तसर कहा जाता था। ठीक है, बढ़ई शब्द के लिए तसर शब्द प्रयुक्त हुआ है। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य एक व्यवसाय था। तो हमने पढ़ा था ऊपर, देखिए, ये सत्कार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार। तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो व्यवसाय का कार्य था। ठीक है, अब देखिए फैक्टर देखें, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, जब समझाने की बात होगी तो हम डिटेल में समझते चलेंगे। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चीज़ें थोड़ी समराइज करके प्रस्तुत की गई हैं, जिससे आपको पूरा कंप्लीट हो जाए टॉपिक और समझ में आ जाए। तो इसीलिए यहाँ फैक्ट दिए गए हैं, जिन्हें हम थोड़ा थोड़ा समझते हुए और याद करते हुए चलेंगे। ये देखिए, वेदों की संख्या 4 है, हमने ऊपर पढ़ा था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हैं। तो ये फैक्ट के रूप में है। वेदों को अपौरुष कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संख्या दी गई है। ठीक है, तो देखिए ये मैं थोड़ा समझाता हूँ। अपौरुष का मतलब होता है कि किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं, किसी देवता द्वारा वेदों की रचना की गई। तो ये माना गया है कि अपौरुष हैं, ये किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं, किसी देवता द्वारा, इनकी देवता या ऋषियों द्वारा रचना की गई है। ठीक है, गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संख्या दी गई। ये देखिए, इन्हें लिखित रूप से कंठस्थ नहीं कराया गया है, मौखिक रूप से। तो मौखिक रूप से कैसे कराएंगे? गुरु शिष्यों को सुनाएंगे। तो यहाँ मौखिक रूप से उन्हें याद करवाया गया, इसलिए इन्हें श्रुति की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ शिष्यों ने वेदों को गुरु के माध्यम से सुना है। ठीक है, ऋग्वेद स्तुति मंत्रों का संकलन है। इस मंडल में विभक्त 1017 सूक्त हैं। इन सूत्रों में 11 बालखिल सूत्रों को जोड़ देने पर कुल सूत्रों की संख्या 1028 हो जाती है। तो ये 11 बालखिल सूत्र जोड़ दिए गए हैं, इसलिए 1028 हुई है। वैसे इस मंडल में व्यक्त 1017 सूक्त हैं। तो ये फैक्ट याद रखिए। देखिए, वेद हैं और उनके जो उपवेद हैं, ये देखिए, ऋग्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, आप जानते हैं। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। तो ये उपवेद हैं, ये देखिए, और ये सामने दिए गए हैं। ये ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद, अथर्ववेद का है शिल्पवेद। तो जो उपवेद दिए गए हैं ये सभी उपवेद हैं, ये इधर बढ़ लेते हैं, और ये मूल वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो यह आयुर्वेद में चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा का वर्णन किया गया है। धनुर्वेद, देखिए शब्द से ही समझ में आ रहा है आयुर्वेद, तो ये चिकित्सा से संबंधित होगा। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो शब्द से ही समझ लेना है आपको। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। यजुर्वेद यजुर्वेद का धनुर्वेद उपवेद है। ये किससे संबंधित है? धनुर्विद्या से। तो ये धनुर्वेद शब्द से ही दिखाई दे रहा है आपको। गंधर्ववेद विवाह से संबंधित है, जो गंधर्व विवाह होते थे उससे संबंधित है। ठीक है, शिल्पवेद निर्माण कला से संबंधित है, शिल्प कला से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए ऋग्वेद के रचयिता हैं। ये देखिए मंडल है, ऋषि हैं। द्वितीय मंडल की रचना रथ संबंध ने की थी। तृतीय की विश्वामित्र ने, चतुर्थ की धमदेव वामदेव, पंचम की अत्रि, षष्ठ की भारद्वाज ने, सप्तम की वशिष्ठ ने, अष्टम की कण्व तथा अंगिरस ने। ठीक है, तो ये दिए गए हैं फैक्ट हैं, ये याद कर लेना है। हम आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए ये रिवाज के रूप में है। ये देखिए हमने पहले पढ़ा था, दशहरा के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की सर्वाधिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। तो ये फैक्ट है, याद रखें। ऋग्वेद का नाम मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। ये है 9वां मंडल है, नवा मंडल है। ठीक है, ये नवा मंडल है जो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में 2 से 7 मंडलों की रचना हुई।
जो गुल्समध्य के ऊपर हमने पढ़े हैं वही ऋषियों के नाम दिए गए हैं। विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, इन ऋषियों के नाम दिए गए हैं मंडलों के सामने। ठीक है। प्रथम एवं दसवें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई, इन्हें सप्तर्षि चिन्ह कहा जाता है। तो देखिए 2 से लेकर 8 तक मंडलों की रचना एक साथ हुई है, जबकि प्रथम और 10वें मंडल की रचना बाद में की गई है। 9वां मंडल बीच में जोड़ा गया है, लेकिन प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो याद रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से कौन से मंडल पहले लिखे गए हैं या जोड़े गए हैं। तो ये देखना 2 से 8 तक के इन मंडलों की रचना पहले हो चुकी है, जबकि 1 और 10 बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है। तो ये देखिए हमने ऊपर पढ़ा था पहले ही कि गायत्री मंत्र का उल्लेख 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95 सूक्त में पूर्वा एल उर्वशी भू संवाद है। ठीक है। 10वें मंडल में मृत्यु सूक्त है, जिसमें विधवा के लिए विलाप का वर्णन है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है। तो ये फैक्ट है, याद रख सकते हैं। ठीक है। तो आगे देखिए कुछ MCQ हैं। ये यजुर्वेद और ये धनुर्वेद, हमने वेदों के उपवेद पहले ही पढ़ लिए हैं शॉर्ट में। ये देखिए हैं, और जो MCQ बचे हैं इसमें वो हम आगे कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बहुत होगा MCQ से, और इसके जो आसपास जो इससे संबंधित होगी जानकारी वो भी हम थोड़ी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो एक क्लास बची है इसकी, उसमें MCQ हम कंप्लीट करेंगे। मूल फोकस हमारा MCQ पर ही रहेगा, और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। और हम अब आगे हिंदी की क्लास चल रही है हमारी, और जो पॉलिटी की क्लास है वो भी चल रही है, और साथ में हम ये हिस्ट्री की क्लास भी आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उन सब में भी हमें नया टॉपिक पढ़ना है। देखिए हिंदी में नया टॉपिक स्टार्ट करना है तो हम संक्षेपण पढ़ेंगे या अलंकार पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आप कि कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करेंगे। देखिए कमेंट कर दीजिए करिए, कमेंट में कोई बुराई नहीं है, जिससे पता चल जाता है कि आपकी इच्छा क्या है। ठीक है। तो इस हिसाब से हम टॉपिक को ले सकते हैं। ठीक है। तो आगे की क्लास हम कर लेंगे। कल हमारी संभवतः क्लास हिंदी व्याकरण की लेंगे, उसमें कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप बता सकते हैं या मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है। आप कमेंट करके बता देंगे तो अच्छा है, मुझे भी सहायता मिलेगी। ठीक है। धन्यवाद।